दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जनवरी 2022। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के 7 रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रेलवे सुविधाओं के विस्तार के तहत गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा और बरौनी रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ज्यादा दिन नहीं जब आप इन स्टेशनों पर आकर के वह कह उठेंगे। आपको बता दो कि पूर्व मध्य रेलवे के बिहार के इन स्टेशनों के साथ साथ झारखंड के धनबाद, उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। जब कुल 10 स्टेशनों के पूर्ण विकास की इस योजना के तहत गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फिर से जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आ रही है। जहां बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना इलाके के छोटी पहाड़ी और फिर पहाड़ टल्ली मोहल्ले में संदेहास्पद स्थिति में एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज जारी है। दोनों के संदिग्धों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिन 2 लोगों का अभी इलाज चल रहा है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जहां गंभीर हालात में उनका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। सभी मृतकों के परिजन शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत की बात बता रहे हैं। जब लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी है, जिसके बाद हरकत मच गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की शराब पीने के बाद देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई और देखते देखते उनकी मौत लगातार एक साथ होती गई। एक मृतक की पत्नी ने बताया है कि रात में शराब पीकर आया था और तभी से उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने उसे पानी पीने को दिया था, उसकी हालात बिगड़ती चली गई और फिर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उसने बताया है कि उसने गाँव में बिक रही शराब पी थी। दोस्तों बात करते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व पर अब सबसे महत्वपूर्ण है खिचड़ी। जब भारत का ये सबसे आसान और प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ इतना सहज और सरल है कि हर संस्कृति और फिर सभ्यता से मिलजुल जाता है। वैसे खिचड़ी का अर्थ ही है मेलजोल। जैसे अलग अलग तरह की सब्जियां, दालें और फिर चावल आपस में मिलाकर के एक हो जाते हैं, इसके साथ ही पौष्टिक बन जाते हैं। भारतीय समाज भी ऐसा ही है, जहाँ हर तरह की सांस्कृतिक सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वे सभी एक ही हैं। जब मिल जाते हैं तो फिर ताकतवर बन जाते हैं। खिचड़ी कभी सरल भोजन है, कभी रोगी को दिया जाने वाला पथ्य, कभी जल्दीबाजी में बना झटपट भोजन, तो कभी इतना पवित्र कि भगवान का भोग। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी, झारखंड के अंबाजी मंदिर और बिहार के कई शक्तिपीठों में बलि के अलावा खिचड़ी का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। खिचड़ी का जिक्र पुराणों और वेदों में इतना बार हुआ है कि इसका इतिहास खुद में एक अबुझ पहेली है। लिखित इतिहास में खिचड़ी तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस जमीन पर पहले खिचड़ी बनाई गई और खाई गई वह पवित्र भूमि बिहार की थी। यानी कि बिहार में दुनिया की सबसे पहली खिचड़ी बनाई गई और खाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर जिले से एक छात्रा के साथ लगातार 4 महीने तक गलत काम किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जिस शख्स के खिलाफ यह शिकायत है वे खुद को तो नेता और आरटीआई कार्यकर्ता भी बता रहे हैं। छात्र ऐसे नौकरी की तलाश में उनसे संपर्क में आई थी। जॉब तो नहीं मिली, लेकिन जिंदगी जरूर तबाह हो गई। जब पुलिस जांच के दौरान मिले सबूतों को देखकर दंग है, हैरान है। घटना बिहार के आरा नवादा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है, जहां गोरना रोड निवासी अभिषेक तिवारी नाम के व्यक्ति ने पहले जॉब दिलाने और फिर शादी का झांसा देकर एक छात्रा के साथ लगातार 4 महीने तक गलत काम करता रहा। जब बताया गया है कि छात्रा नौकरी की तलाश में उसके संपर्क में आई थी, वहीं खुद छात्रा के पिता ने ही अपनी बेटी का मोबाइल नंबर उसे दिया था। लेकिन छात्रा की नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन उसकी जिंदगी जरूर तबाह और बर्बाद हो गई। जब पुलिस को जांच के दौरान छात्रा का एक अश्लील वीडियो भी हाथ लगा है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसके आधार पर अब छानबीन चल रही है। जब गलत काम करने के दौरान
मोबाइल से नग्न वीडियो बनाने की भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरोपित अपने को नेता के साथ साथ आरटीआई कार्यकर्ता भी बताता है। छात्र ने आरोप लगाया है कि आरोपित पहले जॉब लगाने के नाम पर उसके पिता से उसका मोबाइल नंबर लिया था, इसके बाद उसे फोन करके परेशान करने लगा। जब बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई, आरोप है कि शहर के होटल में ही उसके साथ शादी कर ली गई और फिर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके बाद लगातार कभी दोस्तों के घर तो कभी अपने पार्लर में लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब बाद में नियमानुसार शादी के लिए दबाव बनाने पर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, इसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया गया छात्रा का। लड़की ने करीब 4 महीने तक झांसा देकर गलत काम किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दी में बारिश से बेहाल राज्यों को आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश की मार झेलनी पड़ सकती है। देश के समुद्री इलाके में 2 चक्रवात के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि बिहार के लिए राहत की बात यह है कि अगले एक पखवाड़े के दौरान बिहार में बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन इस दौरान कनकनी बढ़ने से सर्दी का सितम बढ़ सकता है। जब भारत मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD ने शुक्रवार को कहा है कि पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि अगले 4-5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दिया गया है, इसीलिए छात्र कोरोना का टीका जरूर लगवा ले। खबर के अनुसार अगले महीने शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को 26 जनवरी से कोरोना का टीका दिया जाएगा। वही मैट्रिक इंटर की परीक्षा के साथ साथ CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी कोरोना का टीका लगाने को कहा गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए कहा है कि बिहार में 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों को हर हाल में कोरोना का टीका लगाया जाए। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के ज्यादातर निजी स्कूलों में 80% से अधिक छात्रों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जब वही सरकारी स्कूल के 25% बच्चों को टीका लगाया गया है। जल्द से जल्द सभी बच्चों में टीका लगा दिया जाएगा। दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी शुरू होगी। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि इसमें स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शामिल की जा सके। शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि अन्य दिवस जो हर साल मनाए जाने का फैसला लिया गया है, उसमें 14 अगस्त को विभाजन विवेक का स्मरण दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, 15 नवंबर जनजातीय दिवस जो बिरसा मुंडा जयंती, 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की याद में शामिल है, मनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिले के सीमा के अंतर्गत बहने वाली कोसी नदी में रहने वाले जलीय जीव मछुआरों की अमानवीय अत्याचार से विलुप्त के कगार पर है। मछुआरों द्वारा बार बार अलग अलग घाटों पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करके मछलियों को मारा जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों की मछलियां भी शामिल है। बीते 15 दिनों में सरसी थाना के अंतर्गत बहने वाली कोसी नदी में मछुआरों द्वारा 5 बार कीटनाशक दवाई का प्रयोग करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यह अत्यधिक लाभ की चाहत में मछुआरों द्वारा बरसात के मौसम में उफनाते धाराओं के साथ कई प्रजातियों की मछलियां आती है, जिसे पूर्ण यौवन प्राप्त करने के पूर्व ही मछुआरों द्वारा एक झटके में नष्ट कर दिया जाता है। जबकि यह क्षेत्र देसी मछली के मामले में समृद्ध माना जाता था तथा सालों भर मछुआरों की टोलियां नदी में गोता लगा करके देसी प्रजातियों की मछलियां पकड़ा करती थी। अत्यधिक लाभ की चाहत में मछुआरों द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करके मार दिया जाता है। जब बीते 2 सप्ताह पहले से ही बनमखी एवं धमदाहा प्रखंड होकर के बहने वाली कारी कोसी नदी में कई स्थानों पर मछुआरों द्वारा चोरी छिपे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके मछलियों को मार दिया गया तथा बड़ी संख्या में उन्हें निकालकर बाजार में बेचा गया। दोस्तों बात करते हैं कि जानवरों की लड़ाई आपने खूब देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन यह मामला जरा हटकर है। जी हाँ, एक गधे को इतना गुस्सा आया कि उसने एक मोटी तगड़ी भैंस को महज एक दुलट्टी से मार डाला। चारा खा रही भैंस को गधे ने इतनी जोर से मारा कि बेचारी ने दम तोड़ दिया। घटना बिहार के रोहतास जिले के दाऊद थाना क्षेत्र के सहीनाव गांव की है। अब मृतक भैंस के मालिक मुनि चौधरी ने गधे के मालिक के खिलाफ स्थानीय थाने में FIR के लिए आवेदन दिया है, यानी कि केस किया है। मिली
जानकारी के अनुसार सहीनाव गांव के इलियास अंसारी देवरी गांव निवासी कन्हैया बैठा के गधे से गिट्टी की धुलाई कर रहा था। बेचारा गधा गिट्टी की धुलाई करने के दौरान थक गया था। इसी बीच उसे चारा खा रही भैंस दिखी। जब गधे ने भैंस के चारों में मुंह डाला तो फिर भैंस ने विरोध किया। इससे गुस्साए गधे ने भैंस पर इतनी जोर से दुल्लती चलाई कि उसकी गिरने से मौत ही हो गई। जी हाँ, यानी कि भैंस की मौत हो गई। जब गांव वालों ने बताया है कि इस गधे को गुस्सा बहुत आता है। इसके पहले भी उसने एक गाय की जान ले ली थी। बहरहाल एक गधे की मार से भैंस के मर जाने की घटना पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चा है। इसको लेकर दावत थाना अध्यक्ष अतवेंद्र कुमार ने बताया है कि भैंस के मालिक मुनि चौधरी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में परिवार के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। इन दिनों बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूरों के बीच उपाहोप की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक तंगी के बीच घर में रहने से परिवार के भरण पोषण को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार से अन्य प्रदेश जाने पर भी वहां होने वाले परेशानियों को लेकर भी वे डरे हुए हैं। ऐसे में रोजी रोटी को लेकर अधिकांश प्रवासी मजदूरों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर बीते कोरोना काल में सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार की गारंटी का आश्वासन देने के बावजूद भी इस दिशा में सरकार और प्रशासन की ओर से रोजगार मुहैया कराने में असफल रहा है। इसका फलस्वरूप आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण परिवार के भरण पोषण की चिंता उन्हें फिर से रोजी रोटी के लिए पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। आज भी नित्य रोजी रोटी के लिए मजदूर प्रदेश पलायन कर रहे हैं, जबकि कृषि प्रधान इस क्षेत्र में पहले कई उद्योग धंधा फल फूल रहा था। लेकिन सरकार की गलत नीति और उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अधिकांश फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। चाहे पूर्णिया जिला में स्थित बनमखी चीनी मिल, कटिहार का जूट मिल, अररिया जिला के फारबिसगंज में स्थित राइस मिल हो, किशनगंज जिला के बहादुरगंज और ठाकुरगंज प्रखंड में संचालित करीब आधा दर्जन राइस मिल, वहीं किशनगंज के भिरेडंगी प्रखंड कार्यालय के पास खोलने वाली जूट मिल भी राजनीति का शिकार होकर खोलने से पहले ही बंद हो गया है। इसके अलावा लगभग हर जिला में कोई न कोई औद्योगिक मिल या फिर संयंत्र था। लोगों को अपने घर के आसपास ही इन फैक्ट्रियों में रोजगार करने का मौका मिलता था, जहां वही किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिलता था। बिहार से निर्माण सामान अन्य जगह निर्यात किया जाता था, परंतु कालांतर सरकार की उदासीनता और कुछ असामाजिक तत्वों के कारण धीरे धीरे सभी उद्योग धंधे आगे बढ़ने की जगह बंद हो गया। आज बिहार लेबर जोन बनकर रह गया है। रोजी रोटी के अभाव में यहाँ से लाखों लोग हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अभी सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पटना सदर में है। लेकिन इसके अलावा भी 2 जिले मुंगेर और मुजफ्फरपुर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर और मुंगेर के जिला अधिकारी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को मुंगेर और मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इन जिलों के डीएम को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इस साल प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से 1.25 लाख से ज्यादा छोटे मंझोले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने अभियान चला करके समितियों से सब्जी उत्पादकों को जोड़ने का निर्देश दिया है। सहकारिता सचिव वंदना प्रेस ने शुक्रवार को बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष में 25,000 सब्जी उत्पादकों को देने का लक्ष्य है। अगले सप्ताह 500 सब्जी उत्पादकों को केसीसी दिया जाएगा। सहकारिता सचिव वंदना प्रेस ने बताया है कि केसीसी के माध्यम से यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उत्पादकों की पूंजी की समस्या दूर होगी। इसमें बिहार के सहकारी बैंक मदद करेंगे। शर्त यह है कि सब्जी उत्पादकों को प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से जोड़ना होगा। बिहार के 20 जिलों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियां कार्य कर रही है। इसमें पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज एवं सीवान जिले शामिल है, जहां समितियों से जुड़े 25,000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और उन सबको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि करीब 3 साल पहले प्यार किया और फिर मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद खगड़िया में एक पति ने पत्नी और बच्चे तक को पहचानने से इनकार कर दिया। जब 2 साल के बच्चे के साथ वे ससुराल गई तब पति और उनके परिवार वालों ने उसे भद्दी भद्दी गालियां दी और घर से भगा दिया। जिसके बाद पीड़िता खगड़िया के पचराहा थाने पहुंची, लेकिन उसे महिला थाने में जाने की सलाह दे दी। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। पीड़िता का ससुराल पचराहा थाना क्षेत्र के पुरानी गाँव का है।
है। वहीं मायके बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की छोटी सांक गांव में है। पीड़िता का नाम रवीना कुमारी है, जबकि पति का नाम मुन्ना कुमार है। रवीना कुमारी ने बताया है कि सरस्वती पूजा मेला में 3 साल पहले उसकी मुलाकात मुन्ना से हुई थी। फिर दोनों में दोस्ती हुई और फिर वे दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इस दौरान दोनों लगातार मिलते जुलते रहे और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर मुन्ना ने मंदिर में रवीना से शादी कर ली। जब 5 मई 2019 को बेगूसराय के कर्पूरी स्थान में स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी हुई। उसके बाद काफी दिनों तक दोनों साथ रहे। जब कुछ दिन बाद पति अपने घर लौट गया, लेकिन इसी दौरान भी फोन पर बातचीत होती रही है। रवीना कुमारी ने बताया है कि पति को जब भी वह ससुराल ले चलने की बात कहती थी तो वह तरह तरह का बहानेबाजी किया करता था। जहाँ वह अक्सर यह कहता था कि उसके बड़े भाई की शादी होने के बाद वह अपने घर उसे ले जाएगा। जहाँ रवीना कुमारी ने बताया है कि बेगूसराय के जिस गांव में उसके मायके हैं, उसी गांव में मुन्ना कुमार की मौसी का घर है, जहां रहकर वह पढ़ाई करता था। जब हम दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी मुन्ना की मौसी और फिर उसके परिवार और मेरे मायके वालों को हुई तो हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अब वह शादी से मुकर रहा है। यही नहीं, अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बारिश होने के बाद खेतों में पर्याप्त नमी होने से किसान गेहूं, सरसों एवं सब्जी में यूरिया डालने की चाह में हैं। लेकिन यूरिया की किल्लत ने किसानों को परेशान कर रखा है। बाजार में यूरिया 400 से लेकर के 420 रुपये बोरा बिक रहा है। साथ ही यूरिया खरीदारी करने के लिए किसानों को सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है। जब पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया की किल्लत से किसान गरीब 6 महीने से परेशान हैं। दोस्तों, बंदर एक हो या फिर उसकी पूरी गैंग, उनके आतंक से शायद हर कोई परिचित होगा, हर कोई परेशान होगा। जब पिछले महीने महाराष्ट्र के एक गांव में बंदरों ने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए आसपास के क्षेत्र के लगभग 250 कुत्तों और फिर उनके बच्चों को मार दिया था। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियां बनी, जब वीडियो और फोटो खूब वायरल हुआ। मगर ऐसे हालात शायद ही कभी बने होंगे कि बंदरों ने गैंग बना करके किसी एक शहर पर कब्जा कर लिया हो, जब वहाँ की दुकानों में जाकर लूटपाट कर रहे हो और लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। जी हाँ, ऐसा हुआ है। अपने देश में नहीं बल्कि थाईलैंड के लोपपुरी शहर के लोग मकाऊ बंदरों के आतंक से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जहाँ लोग घर छोड़ करके दूसरे शहर में चले गए हैं, दुकानों के सामान सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए बंदरों की गैंग पूरे दिन आपस में लड़ती है। यह हालात इतने अराजक हो चुके हैं कि प्रशासन भी सीधे कार्रवाई से बच रहे हैं। दरअसल थाईलैंड का लोपबुरी शहर पहले से ही मकाऊ बंदरों का रिहायश इलाका रहा है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ बंदरों की इस खास प्रजाति को देखने आते हैं। मगर मार्च 2020 के बाद से यहाँ न सिर्फ इस प्रजाति की आबादी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ी है, बल्कि हिंसक और अराजक भी हुई है। ये बंदर अब फास्ट फूड और शहरी खान पान के इतने आदी हो चुके हैं कि अब दुकानों और फिर घरों में जाकर के ज़बरदस्ती हासिल कर रहे हैं। हाल ही में जब ये शहर पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खोला गया, तब ये शहर इस खास प्रचलित बंदरों से भरा हुआ था। जिस शहर में अब मनुष्य कम और बंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कहीं इंसान है भी तो वे काफ़ी खौफ में जीवन गुजार रहे हैं। वहीं सरकारी अधिकारी भी इन बंदरों पर कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये बंदर पर्यटकों द्वारा दिए गए खान पान से के इतने आदी हो गए हैं कि जब कोरोना महामारी के दौरान शहर में लॉकडाउन लगाया गया तो वे खुद शहर में आ गए और उनकी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। स्टार्टअप की दुनिया के कई दिग्गजों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के उन सभी स्टार्टअप को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल ना रखें बल्कि ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, भारत के लिए इनोवेट कीजिए, भारत से इनोवेट करें। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हजारों करोड़ों रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होती हैं, जहां आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। जिस स्पीड और स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहे हैं, वह वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय की प्रबल इच्छा शक्ति और फिर संकल्प शक्ति का प्रमाण है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्याज खाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में प्याज की कीमतें बढ़ रही है। जब पिछले एक महीने में 80% तक प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को प्याज खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यह खबर के अनुसार देश में प्याज की खुदरा कीमतें औसतन 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, पटना, भोपाल सहित देश के अलग अलग शहरों में एक सप्ताह के अंदर प्याज की कीमतों में 5 से 10 रुपए तक की वृद्धि हुई है। हालांकि प्याज के दामों में स्थिरता लाने के लिए केंद्र सरकार बफर स्टॉक जारी कर रही है। प्याज के साथ साथ आलू और टमाटर के दाम घटाने के भी लगातार प्रयास जारी है। जब बहुत जल्द प्याज की कीमतों में गिरावट हो सकती है और लोगों को महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, बक्सर सहित सभी जिलों में 286 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया है। साथ ही युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंध पदाधिकारी के 286 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। जब बिहार लोक सेवा आयोग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार स्नातक होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कई जिलों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने लगी है। अगर समय रहते जल संरक्षण की आदत नहीं बनी तो फिर बिहार के कई जिले में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। यह खबर के अनुसार भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार और पूर्णिया के भूजल स्तर में 2 से 3 मीटर की गिरावट देखी गई है। अगर तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर यह आने वाले समय में गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2014 तक का रिसर्च बताता है कि मानसून से पहले और फिर बाद में भी भूजल स्तर की गिरावट कायम रही, जो एक बड़ी चेतावनी है। जब वैज्ञानिक रिसर्च ये बताता है कि जल स्तर में गिरावट के साथ पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के इन जिलों में जल स्तर में गिरावट की ये रिपोर्ट बीते 30 वर्षों में भूजल स्तर के परिवर्तन के अनुसार बनाई गई है। ये रिपोर्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने साल 1983 से 2013 तक के अध्ययन के आधार पर तैयार किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, पटना, रांची सहित देश भर के ट्रेनों में तैनात रहने वाले गार्ड बाबू की छुट्टी कर दी गई है। रेलवे ने इनके नाम को बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। इसको लेकर रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबर के अनुसार भारतीय रेलवे में अब गार्ड साहब नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने उनका नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया है। अब असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा, वहीं गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। जबकि सीनियर गुड्स गार्ड को अब सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर पैसेंजर गार्ड को सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा सिर्फ गार्ड के नामों में परिवर्तन किए गए हैं। इनकी वेतनमान और फिर भत्ते पर कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी पहले जैसे ही रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पटना, मुंगेर सहित सभी जिलों के युवाओं को नीतीश सरकार के द्वारा 1000 रुपये दिया जा रहा है। ये पैसा उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने 12वीं पास परीक्षा पास कर ली है तथा जो लोग बेरोजगार हैं। ऐसे युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 2 साल के लिए हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिन्हें स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या फिर किसी प्रकार का सहायता नहीं मिलता है। ये युवा प्रतिमाह 1000 रुपये लेकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यह योजना आज नहीं बल्कि आज से सालों पहले ही लागू हो चुकी है और हजारों छात्र इसका लाभ ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। अगर आपको भी लेना है तो फिर आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन सख्ती से कराने के लिए 3 दिनों तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूसरे दिन पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में 14,920 लोगों को मास्क नहीं पहनने के कारण कार्रवाई की गई। 481 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। सभी तरह के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में 7,46,000 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला गया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का
पालन करने के लिए लोगों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है। पूरे बिहार में 1 से 14 जनवरी तक चलाए जा रहे अभियान के तहत कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ 3 FIR भी दर्ज किए जा चुके हैं, जहाँ 6141 वाहन जब्त किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सम्राट अशोक पर टिप्पणी को लेकर शुरू हुई बयानबाजी में अब शराबबंदी का मसला भी घुस गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर तल्ख टिप्पणी के बाद दोनों दलों के प्रवक्ताओं में ठन गई है। जहां डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर तीखी टिप्पणी के जरिए फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखकर नसीहत दी है। अहम यह है कि राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी की सुझाव को भी दरकिनार कर दिया गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने सलाह दी है कि मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर के अपने पंचायत के ही किसी आम व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए, या शराबबंदी और फिर पुलिस की भूमिका समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रवृत्ति नहीं कि व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दे। मुझे पता चला है कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुई मृत्युओं के बाद वहां जाने पर जवाब मांग रहे हैं। जदयू प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि ये जदयू का बयान है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपने व्यक्तिगत नहीं। संजय जायसवाल ने लिखा है कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों के घर गए थे, जहां आगे भी जाते रहेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे। कोई जहरीली शराब पीकर मरता है तो निश्चित ही वे अपराध है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को धोया नहीं जा सकता है। शासन के एक घटक दल के अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी विफलता है। मैं उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे, जब पीड़ित परिवार को थोड़ी भी मदद की थी, क्योंकि गुनहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिजन। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के कारण यूपी की सियासत गरमाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में 80% बनाम 20% का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि योगी का यह बयान राज्य में बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश है। आखिर मुख्यमंत्री योगी के बयान के मायने क्या है? तो क्या उनके बयान से ये मान लिया जाए कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा हो जाएगा? जानकारों की माने तो इस तरह की टिप्पणी प्रदेश में यानी कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को बांटने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सियासी दल अलग अलग मुद्दों के साथ साथ कई समुदाय के वोटरों की आंच पड़ती है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में करीब 3 करोड़ 80 लाख जनसंख्या मुसलमानों की है, जिनके वोट कई सीटों पर हार या फिर जीत तय करने का मादा रखते हैं। 75 जिलों और फिर 18 डिवीजन में बटा उत्तर प्रदेश वोटों के मामले में भी विभाजित है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान दूसरे सबसे बड़े यानी कि 20% धार्मिक समुदाय हैं। रामपुर, फर्रुखाबाद और बिजनौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी नतीजों पर मुस्लिम वोट प्रभाव डालती है। जब कुल मिलाकर के बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश की ऐसी 143 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। करीब 70 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, और 43 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। जहां यूपी के 3 दर्जन यानी कि 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर हार या फिर जीत तय कर सकते हैं। जहां वही यूपी वेस्ट की ऐसी 9 सीटें हैं जहां वोटों से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। इन 9 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 55% है। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों बिहार में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को कोविड का टीका लगना शुरू हो गया है, जब बड़ी संख्या में बच्चे बुकिंग के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोविड का टीका लगवा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग का एक कारनामा देखने को मिला है। दरअसल पटना के छात्र तुषार राज तनिष्क ने वैक्सीनेशन टीके के लिए ऑनलाइन बुकिंग किया, लेकिन बुकिंग करने के कुछ घंटों के बाद ही बिना वैक्सीनेशन लिए ही वे कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट मोबाइल पर मिल गया। यह तुषार अपने माता पिता को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद तुषार राज अपने पिता को लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा तो फिर उसे जानकारी मिली कि आज यहां वैक्सीन लगा ही नहीं जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट में वैक्सीन सेंटर उसी लोकेशन का बताया जा रहा है। जब परिजन नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए तो पूरी बात से स्वास्थ्य कर्मी को अवगत कराया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी आपस में ही इधर उधर फोन घुमाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते रहे, और जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर तुषार राज को ही गलत ठहराने लगे। लेकिन जब मामला तुल पकड़ने लगा तो फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने तुषार को वैक्सीनेशन का टीका लगाया।
दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से जारी स्कूल बंदी के बीच शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की पहली से लेकर 12वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि घर में ही पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। दूरदर्शन पर 17 फरवरी से सुबह 9 बजे से छठी से लेकर 12वीं तक की कक्षा लगेगी। डिजिटल डिवाइस रखने वाले बच्चों को ई लॉट्स पर अध्ययन सामग्री मिलेगी। प्राथमिक के बच्चों को घर पर ही शिक्षकों और फिर शिक्षक सेवकों का पढ़ाई में निरंतर बनाए रखने को लेकर मार्गदर्शन मिलेगा। इन फैसलों को लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। छात्र तैयारियों में जुटे हुए हैं, साथ ही प्रैक्टिकल की परीक्षा भी हो रही है। लेकिन छपरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है। छपरा के मांझी में कॉलेज के एक कर्मचारी का छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मांझी इंटर कॉलेज का एक कर्मचारी छात्रों को पास करने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है, जब वह छात्रों से कह रहा है कि अगर मन चाहे नंबर चाहिए तो फिर 200 रुपये लगेंगे। जहां हर विषय के लिए अलग अलग रेट तय किया गया है। विज्ञान के विषय रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा में पैसे देने वालों को 30 में से 29 और 28 नंबर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे नहीं देने वाले को 10 से 15 नंबर ही दिए जाते हैं। जहां कर्मचारी छात्रों को यह बताते हुए दिख रहे हैं कि एक विषय के लिए 200 रुपये, 2 विषय के लिए 400 रुपये और 3 विषय के लिए 500 रुपये लगेंगे। पैसे नहीं देने वाले छात्रों को नंबर काटने और फिर फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। ये वीडियो खुद एक छात्र ने बनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण एसबीआई मेन ब्रांच में सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक आग तकरीबन रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच लगी, जिसके बाद लोगों ने आनंद फानंद में इसकी सूचना बैंक के अधिकारियों और फिर फायर ब्रिगेड की टीम को दी। दमकल की 6 गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही, लेकिन आग ने पूरी तरीके से बैंक की शाखा को अपनी जद में ले लिया था और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। जहां केवल लॉकर और कुछ अन्य हिस्सा ही सुरक्षित बचे। आग किस वजह से लगी ये जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में आज 50 से अधिक लोगों का आशियाना जिला प्रशासन ने उजाड़ दिया है। जी हां, पटना के मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज के पुनपुन लेक को चालू करने के लिए वहां के 50 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला गया है। पुनपुन लेक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और तकरीबन 800 मीटर की दूरी का काम बाधित होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका है। आज निर्माण कार्य में बाधा पैदा करने वाले लगभग 50 से अधिक मकानों का ज्यादातर हिस्सा तोड़ दिया गया है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दरअसल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सुबह से ही बुलडोजर से मकान तोड़े जा रहे थे, जब सभी मकानों के सामान बाहर निकाल दिए गए। हालांकि सरकार ने इसके लिए पहले से ही ऐलान किया था, लेकिन आज भी लोग मोहलत मांग रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। इससे लोग काफी नाराज थे, वे चीख चिल्ला रहे थे। उन्होंने सरकार से 2 दिनों की मोहलत मांगी, जहां उनके अनुसार उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार अचानक चाहती है कि हम कहीं और चले जाएं। पूरे प्रकरण में महिलाओं की नाराजगी अधिक दिखी, जब वे कहती रही है कि उनके पास न रहने के लिए ठिकाना है और न ही सोने के लिए छत। इतना सामान लेकर सड़क पर आ गए हैं। हालांकि प्रशासन के आगे महिलाओं की एक नहीं चली। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।